नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन होंगे बीजेपी उम्मीदवार। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे हैं, लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव, मिली थी हार। झारखंड की घाटशिला सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे हैं। इसी घाटशिला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर झामुमो के रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले थे। घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। कैंडिडेट के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर तक होगी। 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। घाटशिला विधानसभा सीट पूर्वी सिंहभूम जिले में आती है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,55,823 मतदाता हैं, जिनमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्र का लिंग अनुपात 1,048 है। यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा 2,735 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने कुल 300 मतदान केंद्र और 218 मतदान स्थल निर्धारित किए हैं। मतदाताओं को जन्मतिथि या स्थान का देना होगा प्रमाणिक दस्तावेज। सीईओ रवि कुमार। झारखंड में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दौरान मतदाताओं को जन्मतिथि या जन्म स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी जिलों को इस दिशा में पुख्ता तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने के लिए 2003 की मतदाता सूची की मौजूदा सूची से मैपिंग की जाएगी, ताकि दोहराव और त्रुटियों को खत्म किया जा सके। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में दर्ज है, उन्हें गणना फॉर्म भरते समय संबंधित विवरण बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में नक्सलियों के बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट, 4 कंपनी सीआरपीएफ तैनात। नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से आज बुधवार को झारखंड सहित 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए चक्रधरपुर मंडल और हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर आरपीएफ सतर्कता बरत रही है। वहीं करमपदा व अन्य ग्रामीण क्षेत्र में लाइन किनारे सीआरपीएफ की 4 कंपनी के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा हो सके। मंगलवार देर रात से चक्रधरपुर मंडल रेल क्षेत्र में लाइट इंजन से लाइन गश्त शुरू हो गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्टेशनों और कैबिन के आसपास अत्याधुनिक संसाधनों से लैस जवान तैनात हैं। नक्सलियों ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद की घोषणा की है। झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह के दौरान भी नक्सलियों ने लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इससे रेलवे सतर्क होकर सुरक्षा में जुटा हुआ है, ताकि ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं होने के साथ रेल या यात्रियों की संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। पलामू में एलकेजी छात्र की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर पर एफआईआर, बस भी जब्त। एलकेजी के छात्र विनीत यादव की मौत मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। घटना मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे घटी थी। आरोप है कि ग्रेटर एसएलए पब्लिक स्कूल की मिनी बस के चालक ने लापरवाही बरती और बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे एलकेजी में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि चालक बच्चे को कई मीटर तक घसीटता चला गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधक ने वाहन को छिपा दिया था। चैनपुर थाना ने संबंधित बस को जब्त कर लिया है। हालांकि बस ड्राइवर की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। स्कूल वाहन में खलासी नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ था। वहीं घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर की लापरवाही भी साफ दिख रही है। थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ड्राइवर की पहचान की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हादसा इलाके में गहरी शोक और आक्रोश का कारण बना हुआ है। सरायकेला में सीएससी संचालक से दिन दहाड़े 60,000 की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात, पीछा करने पर लोगों पर की फायरिंग। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की घटना हुई है। छोटा सी जुलता स्थित नवोदय चौक के पास एक कॉमन सर्विस सेंटर
से बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 60,000 रुपए नकद लूट लिए हैं। इधर लूट की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और कुछ दुकानदारों ने अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। इसी दौरान अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। सामने से भीड़ को आता देख बदमाशों ने लोगों को पीछे हटाने के लिए 3 राउंड फायरिंग कर दी है। हालांकि इस गोलीबारी में कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ था। गोली की आवाज से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपराधी मौके का फायदा उठाकर पास के जंगल की ओर भाग निकले। सीएससी संचालक अनूप कुमार ने बताया कि वे रोज की तरह अपने केंद्र पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 3 युवक एक काले रंग की बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। वे पहले कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे, फिर अचानक केंद्र के अंदर घुस गए। अपराधियों ने पिस्तौल तानकर अनूप कुमार से नकदी से भरा बैग छीन लिया, जिसमें लगभग 60,000 रुपए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश बाइक से तेजी से भाग निकले। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनगर थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड में सुबह शाम लगने लगी हल्की ठंड। दिवाली और छठ में रहेगा साफ आसमान। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। सुबह लोगों ने तेज धूप और एकदम साफ आसमान का नजारा देखा। वहीं ठंडी हवाओं ने यह संकेत दे दिया कि अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी की सड़कों पर सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए हैं। शाम होते ही हल्की ठंड महसूस होने लगी है। यही हाल राज्य के अन्य जिलों में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने साफ किया कि अब झारखंड से मानसून पूरी तरह लौट चुका है। वहीं झारखंड के 16 जिलों में गुरुवार शुक्रवार से आंशिक बादल छाए रहेंगे। ये जानकारी मौसम विभाग ने बुधवार को दी है। विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे उनमें राज्य के मध्यवर्ती जिले रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के अलावा राज्य के पश्चिमी जिले गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार शामिल हैं। 18 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को फिर से राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अब राज्य में किसी भी तरह का सिनॉप्टिक सिस्टम सक्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। आने वाले दिनों में झारखंड का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। खासतौर पर दिवाली और छठ पर्व के दौरान आसमान एकदम साफ रहेगा, जिससे लोग बिना बारिश की चिंता के त्यौहार मना सकेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राज्य में किसी भी तरह की मौसमी चेतावनी नहीं है। रांची में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग। सीमेंट कारोबारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। झारखंड की राजधानी रांची से दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने कटहल मोड़ के पास सीमेंट कारोबारी को निशाना बनाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राधे श्याम साहू है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी राधे श्याम साहू को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। राधे श्याम को समझ पाते इससे पहले ही तड़ातड़ गोलीबारी के शिकार हो गए। घायल कारोबारी को रांची के पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी के पेट में गोली लगी है। उसके ऊपर 7 गोलियां चलाई गई थी। लोगों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि बाइक से भागते समय भी फायरिंग करते हुए फरार हुए थे। झारखंड की जेलों में 1965 पद खाली। अब 1912 अतिरिक्त पद सृजित होंगे। झारखंड की जेलों में 1965 पद खाली हैं। लंबे समय से खाली इन पदों को अब तक सरकार नहीं भर सकी है। वहीं अब 1912 नए पद सृजित किए जा रहे हैं। जेलों में कारापाल, सहायक कारापाल, मुख्य उच्च कक्षपाल और पुरुष कक्षपाल पदों के मानक निर्धारण और अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को लेकर निदेशक प्रशासन कारा निरीक्षणालय की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इस समिति ने अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव गृह विभाग को सौंपा है। गृह विभाग में इस पर मंथन चल रहा है। नए पदों के सृजन से राज्य में नौकरियां बढ़ेंगी, युवाओं को अवसर मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पुराने पद ही नहीं भरे जा रहे हैं तो नए पद सृजित कर उस पर नियुक्ति कैसे हो पाएगी। गिरिडीह के प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत। ऑपरेशन के बाद अचानक बिगड़ी हालत, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारे स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 50 साल के जोसेफ हांसदा की मौत हो गई है। मृतक देवरी थाना क्षेत्र के बुढ़िया सारे गांव के निवासी थे। जोसेफ को 2 दिन पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन सफल रहा। बाद में इंजेक्शन लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मृतक के भतीजे राजेश हांसदा ने बताया कि उनके चाचा की हालत इंजेक्शन के बाद बिगड़ी थी। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नर्स ने एक और इंजेक्शन दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया है। उन्होंने सही समय पर उचित इलाज न किए जाने की शिकायत की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर बी हेम्ब्रम ने लापरवाही के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि मृतक को पहले से शुगर और हाई बीपी की समस्या थी। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन के तुरंत बाद अचानक प्रतिक्रिया हुई है, जिससे स्थिति बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने तुरंत चिकित्सकीय सहायता दी, लेकिन इसके बावजूद जोसेफ हांसदा की जान नहीं बचाई जा सकी। जूता पहनकर नहीं आने पर छात्रा को पीटा, घर आकर रोती रही छात्रा, डिप्रेशन में जाने से पड़ी बीमार, रिम्स में हुई मौत। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड स्थित परियोजना +2 उच्च विद्यालय की 12वीं छात्रा दिव्या कुमारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। दिव्या के पिता अजय प्रसाद ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 15 सितंबर को स्कूल गई थी, जहां प्रभारी प्रिंसिपल द्रौपदी मिंज ने असेंबली के समय जूता न पहनने के कारण उसे पिटाई की थी, सबके सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद दिव्या लगातार 2 दिन रोती रही और डिप्रेशन की वजह से बीमार पड़ गई। उसे डाल्टनगंज इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ से रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बड़गढ़ थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका की पिटाई और मानसिक प्रताड़ना सीधे तौर पर छात्रा की मौत की वजह बनी है। दिव्या की मौत के बाद बड़गढ़ बाजार स्थित हनुमान मंदिर चौक के पास ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए टायर जलाए और रास्ता रोका। जाम की सूचना मिलने पर भंडरिया के इंस्पेक्टर सुभाष कुमार, बड़गढ़ थाना प्रभारी दीपक कुमार मौर्य, बीडीओ अमित कुमार और सीओ राकेश भूसड़ सिंह मौके पर पहुंचे। जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने कोई समझौता नहीं किया। इस दौरान स्थानीय सांसद बीडी राम ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराने की कोशिश की। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी पहल, लैंपस पैक्स होंगे पूरी तरह कंप्यूटरीकृत। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब लैंपस और पैक्स के माध्यम से कामकाज करना आसान होगा। राज्य में करीब 2700 लैंपस हैं, जिनमें से 1500 पैक्स को नाबार्ड के सहयोग से डिजिटाइज किया जा चुका है। शेष लैंपस और पैक्स को भी कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कंप्यूटरीकरण के बाद किसानों को ऋण, बीज, खाद और अन्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी। हजारीबाग वन भूमि घोटाला, पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक शैलेश कुमार को एसीबी ने हिरासत में लिया। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एसीबी ने आज बुधवार शैलेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया जा सकता है। वर्तमान में शैलेश कुमार पंचायती राज विभाग में उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। वन भूमि घोटाले के समय वो हजारीबाग जिले में सदर अंचल के सीईओ के पद पर पदस्थापित थे। वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार हो चुके विनय कुमार सिंह को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसीबी को विनय कुमार सिंह के ठिकानों से छापेमारी के दौरान कई जमीनों की डीड समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं। राजस्थान बस की आग में मौत का आंकड़ा 21 हुआ। आज 10 साल के बच्चे ने दम तोड़ा। शवों की पहचान डीएनए सैंपल से होगी। राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच शवों की पहचानों के लिए जोधपुर और जैसलमेर के हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में नाराजगी को लेकर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि कोई गलती ना हो। उन्होंने बताया कि अधिकतम 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। दरअसल मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई थी। हादसे में मंगलवार को 20 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 19 मौत बस के अंदर और 1 मौत जोधपुर के हॉस्पिटल में हुई थी। 24 घंटे तक रोपवे टावर पर फंसा रहा शव, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल के बंद पड़े चासन नाला जीतपुर रोपवे टावर हादसे में फंसे एक युवक का शव को बाहर निकाल लिया गया है। युवक का शव करीब 24 घंटे तक रोपवे टावर पर फंसा रहा। यह हादसा जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडे बस्ती के पास सोमवार देर रात का है। दरअसल जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडे बस्ती के पास सोमवार देर रात बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल के बंद पड़े चासनाला जीतपुर रोपवे टावर पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 32 साल के पवन पासवान की मौके पर मौत हो गई थी और उसका शव टावर पर फंस गया था। हालांकि करीब 24 घंटे के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 बड़े गैस सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 गैस कटर और रस्सी बरामद की है। इधर घटना की जानकारी पाकर मंगलवार को परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक पवन पासवान अपने परिवार के साथ बनियाहिर में रहता था। पवन अपने पीछे पत्नी, मां,
पिता और 2 छोटी बेटी को छोड़ गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में मृतक के बड़े भाई पंकज पासवान ने सुदामडी थाना में लिखित शिकायत देकर अवैध लोहा स्क्रैप व्यवसायी राजू खान समेत एक अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि सोमवार की देर रात रोपवे में 3 लोहा चोर चढ़े थे, जिसमें पवन पासवान भी शामिल था। सभी चोर बंद पड़े टावर का लोहा काट रहा था। इस दौरान अचानक रोपवे टावर का हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें पवन दब गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। अन्य 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैक ही लेगा, 2026 से होगी लिखित। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। 2026 में यह परीक्षा ओएमआर शीट में नहीं बल्कि लिखित होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक की बैठक में सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक की नियमावली 2001 के अनुसार वोट संबंधित परीक्षा का अधिकार जैक को ही है, किसी दूसरी संस्था को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा समेत सभी सदस्य सीएम से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जैक से पूछा कि जब हर परीक्षा जैक लेता है तो 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा लेने में क्या दिक्कत आ रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव से बात कराई गई। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि जैक के एक पदाधिकारी ने वर्कलोड की बात कर ऐसा प्रस्ताव दिया था। पूर्व की भांति ही जैक से परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया गया। 20 करोड़ से बने सदर अस्पताल के डॉक्टर्स क्वार्टर 17 साल में हैंडओवर नहीं हुए। अब 2 करोड़ 70 लाख से मरम्मत। स्वास्थ्य विभाग ने रांची सदर अस्पताल और रिनपास के भवनों के जीर्णोद्धार के लिए करीब 11 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि में करीब 2 करोड़ 70 लाख से सदर अस्पताल के डॉक्टर्स क्वार्टर का भी जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस भवन का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। 20 करोड़ की राशि से निर्माण शुरू होने के बाद करीब 4 से 5 साल में भवन बनकर तैयार भी हो चुका, लेकिन ठेकेदार ने किसी भी बात को लेकर भवन आज तक सदर अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर नहीं की। नतीजतन बगैर हैंडओवर की सदर अस्पताल का डॉक्टर्स क्वार्टर जर्जर हो चुका है। जानकारी के अनुसार भवन को जिस अनुरूप तैयार करना था वैसा काम नहीं होने के कारण भवन को हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया गया था। करीब 7 से 8 साल से भवन का काम अधूरा ही छोड़ा हुआ है। भवन की स्थिति ऐसी हो गई है कि कई फ्लोर की दीवारें दरक चुकी हैं। भवन जर्जर हो रही है। भवन के करीब 70 से 80% दीवारों, छतों में सीपेज की समस्या है। इमारत से सटे चारों ओर पौधे उग चुके हैं, जिनकी जड़ें बिल्डिंग व दीवारों को कमजोर कर रही हैं। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर होगी ऑनलाइन समीक्षा बैठक। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जैप डीआईजी करेंगे। इस बैठक में सभी जिलों की पुलिसिंग और तकनीकी पहलुओं से संबंधित एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी जिलों के सीसीटीएनएस नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी के साथ ससमय भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक का मुख्य फोकस नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों पर रहेगा। इनमें सीसीटीएनएस में डेटा एंट्री की स्थिति, ई साक्ष्य ऐप का उपयोग, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक अनुसंधान मामलों का समय पर निष्पादन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं। झारखंड सरकार की जांच एजेंसी की कार्रवाई। अब तक शराब से लेकर भूमि घोटाले में शामिल आईएएस समेत 17 गिरफ्तार। झारखंड सरकार की जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब से लेकर भूमि घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के बड़े मामले की जांच के क्रम में आईएएस समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में कई और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। एसीबी ने जिन प्रमुख मामले में गिरफ्तारी की है उनमें ट्रस्ट की जमीन को सरकारी बताकर निजी व्यक्तियों को आवंटन करना, करोड़ों की सरकारी जमीन का अवैध हस्तांतरण और शराब घोटाले शामिल हैं। एसीबी ने शराब घोटाला मामले में अब तक आईएएस विनय कुमार चौबे समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को बेल भी मिल गई है। सरकार के अनुसार विनय कुमार चौबे द्वारा किए गए घोटाले से राज्य सरकार के खजाने को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन पर शराब बिक्री के लिए एजेंसियों के चयन में नियमों का पालन न करने और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन करने का आरोप है। धनबाद में बिजली पोल में लगी आग, दमकल ने 1 घंटे में पाया काबू। हीरापुर चिरागोड़ा ब्लॉक ऑफिस के समीप मंगलवार की रात एक बिजली पोल में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग और विद्युत एसडीएम को दी। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने तुरंत बिजली आपूर्ति कर दी ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। वहीं दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली विभाग नई केबलिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान चिरागोड़ा ब्लॉक ऑफिस स्थित एक पोल में लगा
केबल बॉक्स अचानक ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद पूरा पोल धू धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि या बड़ी क्षति नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बालू खनन पर एनजीटी की रोक खत्म, पर नहीं मिलेगा सस्ता बालू। रियल एस्टेट से लेकर आवास योजना तक पर असर। झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाई गई बालू खनन पर रोक 16 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगी, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कारण है पेशा नियमावली का लागू न होना। इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों के टेंडर पूरे होने के बावजूद उनके आवंटन पर रोक लगा रखी है। इस रोक के चलते बालू घाटों का आवंटन अटका हुआ है, जबकि दूसरी ओर बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं। कई जिलों में खुलेआम नदी घाटों से बालू की अवैध निकासी जारी है। जेल में ही बीतेगी विनय सिंह की दिवाली, बेल पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। आईएएस विनय चौबे के डीसी रहते हुए हजारीबाग में वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन कराने से जुड़े मामले में जेल में बंद ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की दिवाली जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी। दरअसल विनय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी ने कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं की है, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर बैनर्जी ने बहस की। विनय सिंह जिस मामले में हजारीबाग जेल में बंद है, उस मामले में सितंबर महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। इससे पहले विनय सिंह झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। वॉल राइटिंग और स्लोगन से बाल विवाह के खिलाफ चलेगा अभियान। यह दिवाली खुशियों की दिवाली होने वाली है उन बच्चियों के लिए जिनका विवाह उनके घर वालों ने उनकी मर्जी के बगैर तय कर दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 32.30% बाल विवाह हो रहे हैं। रांची में यह 20.90% है, यानी रांची में होने वाले हर 100 शादियों में से 21 शादियां बाल विवाह है। शहर का एक एनजीओ सिंधवाल टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय संस्था दिवाली से इस कुरीति के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर रहा है। यह अभियान 26 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों से सहयोग लेगा और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। दिवाली पर संस्था इसकी शुरुआत जन जागरूकता कार्यक्रम से करेगी। इसके अलावा अलग अलग स्कूलों में वर्कशॉप लगाकर बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करेगी। स्कूलों को भी कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को बाल विवाह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपील की जाएगी। वॉल राइटिंग और आकर्षक स्लोगन के माध्यम से लोगों को इसके दुष्प्रभाव बताए जाएंगे। समाज कल्याण निर्देशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि अगर बच्चों पर शादी का दबाव डाला जाता है तो वे बिना झिझक प्रशासन तक पहुंचे उनकी पढ़ाई और देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सोना 640 रुपए महंगा होकर 1,26,792 लाख के करीब। चांदी 1,633 रुपए सस्ती हुई। आज सोने के दाम में तेजी और चांदी में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 640 रुपए बढ़कर 1,26,792 पर पहुंच चुका है। कल ये 1,26,152 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,633 रुपए घटकर 1,76,467 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। 3 आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार। फर्जी बैंक गारंटी से खेला गया करोड़ों का खेल। झारखंड में हुए 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में परेश अभय सिंह ठाकुर, विक्रमा सिंह, अभय सिंह ठाकुर और महेश सिगडे शामिल हैं। एसीबी की टीम ने तीनों को अहमदाबाद के वकील ब्रिज सोसाइटी के पास स्थित सन स्काई पार्क से पकड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया और अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसीबी ने जांच में पाया कि तीनों आरोपी मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं। यह कंपनी झारखंड में शराब दुकानों के संचालन हेतु मैन पावर सप्लाई का ठेका लिए हुए हैं। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि कंपनी ने झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जो बैंक गारंटी जमा की थी वह फर्जी थी। इसके माध्यम से कंपनी ने राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। एसीबी के डीएसपी संतोष कुमार ने 25 मई 2025 को तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन जब आरोपियों ने सहयोग नहीं किया और तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया तब कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया है। इसके बाद एसीबी टीम ने अहमदाबाद में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। चुटिया में मोर महल में विराजेंगी मां काली। 551 महिलाएं करेंगी महाआरती। नव जागृति संघ चुटिया के सौजन्य से इस साल भव्य काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मोर महल की थीम पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। 60 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा पंडाल आकर्षक होगा।
माता की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संघ के सचिव शिवम केसरी ने बताया कि इस साल आयोजन के 97 वर्ष होगा। आयोजन पर लगभग 15 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। मूर्ति की लागत 1 लाख रुपए है। विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। 4 बड़े गेट लाइट से जगमग होंगे। बंगाल के करीब 50 कारीगर दिन रात पंडाल के निर्माण में लगे हुए हैं। 20 अक्टूबर को मां काली की पूजा विधिवत की जाएगी। हर दिन मां को विशेष भोग लगाया जाएगा। 21 अक्टूबर को खिचड़ी, 22 अक्टूबर को खीर पूड़ी, 23 अक्टूबर को हलवा पूड़ी, 24 अक्टूबर को खिचड़ी का भोग लगेगा। साथ ही 551 महिलाओं द्वारा सामूहिक महाआरती की जाएगी। भव्य जागरण होगा। 25 अक्टूबर को 101 झारखंडी नगाड़ों की गूंज के साथ पारंपरिक झारखंडी वेशभूषा में सजे श्रद्धालुओं के साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।